गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग के बिजनेस स्टडी के सेकंड चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का रिवीजन होगा। सारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल का और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल का विद केस स्टडीज के साथ। ठीक है बेटा। अब क्या देखते हैं बेटा हम लोग हेनरी फ्योल जो फ्रांस में इनका जन्म हुआ था और कब हुआ था 1841 में, और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे उनका यूएस में हुआ था 1856 में। ठीक है। तो फर्स्ट जो उसका प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल इन्हें दिए। जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में आपको जो केस स्टडी आएगी, जैसे कि कोई भी केस स्टडी दे दी कि एक्स वाई लिमिटेड कंपनी है, वो एक टारगेट करते हैं कि मतलब उनने अपनी कैपेसिटी और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम बांट दिया, उनने अपना काम दे दिया और वर्कर्स को अपने काम डिवाइडेड कर दिया टास्क और यूनिट में। तो कौन सा प्रिंसिपल है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड हो रहा है, इसके संग बेटा पूछ सकते हैं। ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है। सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो हमारा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें ये बोल सकते हैं वो लोग कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कंप्लीट ऑब्लिगेशन ऑन टाइम। ठीक है। कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। ठीक है। तो क्वेश्चन दे सकते हैं कि आज हमने अथॉरिटी दी आपको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो कोई वर्कर ब्लेम नहीं कर सकता, कोई भी एम्प्लॉयज ब्लेम, कोई भी बॉस वर्क पे हमारी किसी भी चीज़ पे क्या नहीं कर सकता, ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कंप्लीट ऑब्लिगेशन ऑन टाइम। जैसे कि एग्जाम्पल केस स्टडीज आ सकती है कि आपको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की विद इन 1 वीक, पर मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी बेटा कि रॉ मटेरियल आप परचेज करेंगे ना, रॉ मटेरियल अवेलेबल है कहाँ पर, हमारे स्टोर रूम में। तो आपको कोई भी वर्कर आपको एक्सेस अथॉरिटी भी नहीं मिलनी चाहिए, एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं मिलनी चाहिए। एक्सेस अथॉरिटी मिल गई तो आप पावर को मिसयूज करेंगे, और एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई तो आपके ऊपर ओवरबर्डन हो जाएगा। ठीक है बेटा। और जो थर्ड है हमारी बेटा वो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। बार बार समझाया मैंने प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मतलब सुपीरियर से लेकर सबऑर्डिनेट के, सुपीरियर से लेकर सबऑर्डिनेट में क्या होना चाहिए बेटा, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं कि सुपीरियर के पार्ट में ही हमारा डिसिप्लिन है, सबके उसमें सबके पॉइंट ऑफ व्यू में डिसिप्लिन इन द सेंस एक फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में। जो हमारा बॉस है और कौन है बेटा हमारा एम्प्लॉय, उसके बीच में एक फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है। एक फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वन बॉस इज इक्वल टू वन ऑर्डर। एक बार में एक ही बॉस का ऑर्डर सुनना, अगर दो बॉस के सुने तो क्या हो जाएगा बेटा, किसका ऑर्डर हम फर्स्ट फुली करें, किसका ऑर्डर हम बाद में करें। ठीक है। तो बहुत ज्यादा इको क्लैशेस होंगे बेटा, कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। ठीक है। फिर है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से बेटा हम लोग ये समझते हैं वन टास्क मीन्स वन प्लान। सारे पर्सन का एक कंपनी है एक्स वाई लिमिटेड या कोई भी मथुर फाइनेंस की कोई भी कंपनी है बेटा। ठीक है। तो हमारी कंपनी क्या कर रही है कि मतलब हमें एक 10% सेल बढ़ानी है, तो सबका कॉमन गोल क्या होगा, 10% सेल को बढ़ाना। ठीक है। तो हमारा क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका कॉमन गोल सेम होगा। 6 जो प्रिंसिपल है वो हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, टू जनरल इंटरेस्ट। टू जनरल इंटरेस्ट। हमें कभी भी हमें सबके इंटरेस्ट के बारे में, हमें कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, ना कि पर पर्सन के इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे। ठीक है बेटा।
ठीक है। अब है हमें कंपनी के इंटरेस्ट के लिए अपने इंटरेस्ट को भी बलिदान देने पड़ेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो हमारा है 7, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में पावर है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सब पे पावर है। तो कभी भी बार बार फ्योल यही कह रहा है कि कोई भी कंपनी फुली सेंट्रलाइज और फुली डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती, ये तो उसके साइज और नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। अब जो 8 है हमारा वो क्या कह रहा है बेटा, 8 जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा ये इंसिस्ट कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, एक हमें फेयर एडिक्वेट सैलरी देनी है जिससे कि हमारे एम्प्लॉयज का एक मोटिवेट हो पाए, एम्प्लॉयज की बेसिक नीड पूरी हो पाए, जिससे कि जैसे कि आज एग्जाम्पल लेते हैं, केस स्टडीज लेते हैं, ठीक है। आज हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होता है बेटा, शेयर होल्डर्स अपना अपना प्रॉफिट बांट लेते हैं। XY लिमिटेड कंपनी है, शेयर होल्डर्स अपना अपना प्रॉफिट बांट लिया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बांटा, उसके बाद जो बचा उन्होंने बोनस के टाइप में एम्प्लॉयज को दे दिया। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, ठीक है। क्योंकि जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे वर्कर्स और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो। 9 है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन में एक चीज और है, गैंग प्लान। स्केलर चेन मीन्स हमें लाइन टू लाइन, जैसे डायरेक्टर सर ने कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई प्रिंसिपल सर तक, प्रिंसिपल सर ने वाइस प्रिंसिपल ने टीचर, और टीचर से करते हुए स्टूडेंट पे पहुंची। लेवल ऑफ अथॉरिटी चेंज हुई बेटा, सब सेम लेवल के नहीं है, तो सारी बातें बेटा बिना स्किप के, बिना कोई भी चेंज स्किप के सारी इंफॉर्मेशन हमारी पहुंच गई। अगर बेटा डायरेक्टली हमें प्रिंसिपल सर को बच्चों तक पहुंचानी है, दैट इज कॉल्ड गैंग प्लान, दैट इज कॉल्ड गैंग प्लान। और बेटा 9th कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सिस्टमैटिक मैन और मटेरियल फिक्स्ड प्लेस में होना चाहिए बेटा, जिससे कि हमारे इसको सर्च करने के लिए हमारे मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट वेस्ट ना हो, और हमारी बहुत अच्छी तरीके से कैपेसिटी, हमारी मतलब एनर्जी और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, मैन और मटेरियल को सर्च करने के लिए। 10th प्रिंसिपल हमारा ये था। 11th जो है हमारा वो क्या है, इक्विटी। इक्विटी मतलब सबके संग, चाहे वो कोई भी हो, फीमेल हो, मेल हो, सबके संग, कोई भी क्राइड का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कुछ का, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबके संग एक फेयर इक्वल ट्रीटमेंट करना, ठीक है। जो हमारा 12th है वो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से हम लोग ये समझते हैं फ्रीक्वेंटली टर्मिनेशन नहीं करना, कम से कम एम्प्लॉयज को एक फेयर चांस देना है, जिससे कि वो अपने काम को अच्छी तरीके से सिक्योरिटी फील करके कर सके, ठीक है। अगर टर्मिनेशन करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी और टाइम भी वेस्ट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। जो 13th प्रिंसिपल है वो हमारा है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब हमारे एम्प्लॉयज के सजेशन का वेलकम करना चाहिए कि एम्प्लॉयज कहना क्या चाहता है, एम्प्लॉयज का पॉइंट ऑफ व्यू, जब प्लान एंड पॉलिसीज हम मेक करते हैं तो एम्प्लॉयज का सजेशन हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है 14th प्रिंसिपल वो हमारा है इस्प्रिट डी क्रॉप। इस्प्रिट डी क्रॉप का मतलब हमें अपने अंदर से आई की भावना रिमूव करके वी की भावना लेकर आनी है, जिससे कि हम दूसरों के बारे में सोचें, बस अपने ही बारे में नहीं, ठीक है, टीम ग्रुप में काम करें। तो बेटा ये हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है, और इनके कितने प्रिंसिपल्स थे, ओनली 4, और टेक्निक्स दी थी इनने। सबसे पहला प्रिंसिपल दिया था साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। इन्हें बोला है कि साइंस हमेशा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आएगी, ना कि कोई भी साइंटिफिक मेथड बनाएंगे, कुछ भी करेंगे तो एक्सपीरियंस और सबकी, ये नहीं कि हिडन में हमने करा, अंगूठा लगा दिया और हो गया, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आएगी हर चीज, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा वो है हार्मोनी इज नॉट डिस्कार्डेड।
हार्मोनी इज नॉट डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब डिस्प्यूट। अगर हम किसी भी एकता में रहेंगे, अगर मैनेजमेंट का ग्रुप और वर्कर्स का ग्रुप जो पूरी तरीके से कॉपरेशन में रहेगा, दोनों ग्रुप कॉपरेशन में रहेंगे, तो क्या बेटा हार्मोनी बनी रहेगी और हम एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे। जैसे मैनेजमेंट वर्कर को ब्लेम करेगा, वर्कर मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहा है, तो क्या है, डिस्प्यूट्स होंगे, लड़ाई दंगे होंगे। अगर हार्मोनी बनी रहेगी तो कभी भी कोई डिस्प्यूट्स नहीं होगा। जो बेटा हमारा थर्ड है वो है कॉपरेशन इज नॉट इंडिविजुअलिज्म। is not individualism. कॉपरेशन बेटा अकेले नहीं होता, दोनों पार्टी में कॉपरेशन होना चाहिए, दोनों पार्टी में सहयोग होना चाहिए, तभी कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म के उसमें नहीं होगा, दोनों तरफ से कॉपरेट होना पड़ेगा। एंड फोर्थ वन जो प्रिंसिपल है हमारा कौन सा है बेटा, हमें जो वर्कर की इफिशियंसी है वो किस पे डिपेंड है बेटा, उसकी ट्रेनिंग पे। ईच एंड एवरी हिज और हर प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, तो किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, वर्कर की इफिशियंसी किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, वर्कर की इफिशियंसी हमारी कंपनी उसके सिलेक्शन पे डिपेंड है, और कंपनी की इफिशियंसी किस पे डिपेंड है बेटा, वर्कर की इफिशियंसी पे डिपेंड है। तो बेटा ये थे हमारे 4 प्रिंसिपल, किसके थे, FW टेलर के, और क्या कहते हैं हेनरी फ्योर के हमारे ये 14 प्रिंसिपल्स थे। अब हमारी किसकी टेक्निक्स आती है। सबसे पहले जो टेक्निक्स हैं, हमारी सबसे पहली टेक्निक है जो है वो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, फंक्शनल फॉर्मेशन। कौन सी टेक्निक है बेटा हमारी, फंक्शनल फॉर्मेशन। फंक्शनल फॉर्मेशन में मैंने बताया था 2 डिपार्टमेंट थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, फंक्शनल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग बेटा। फंक्शनल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, टेक्निक्स ऑफ टेलर है। टेक्निक ऑफ सबसे पहले कौन सी टेक्निक थी बेटा हमारी, फंक्शनल फॉर्मेशन। ठीक है, कौन सी थी, फंक्शनल फॉर्मेशन। फंक्शनल फॉर्मेशन थी। फंक्शनल फॉर्मेशन में हमने बताया था क्लास में कि फंक्शनल फॉर्मेशन में हमने 2 डिपार्टमेंट थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन था, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन और कार्ड क्लर्क, और कौन थे बेटा, डिसिप्लिनरी और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है, और दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन था, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ठीक है, सेकेंड जो हमारा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी बेटा हमें क्वालिटी ही नहीं, क्वांटिटी, साइज, टाइप, वेट सब कुछ चेकआउट करना है। सिंप्लीफिकेशन मतलब अपने काम को हम सिंप्लीफाई कर लें जिससे कि हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आए, पॉजिटिव आउटपुट आए। जैसे कि हम 50 वैरायटी लेके चल रहे हैं, 50 वैरायटी में हमारा टाइम बहुत इन्वॉल्व होता है कि उसको देखना, उसको देखना, उसको देखना। 5 वैरायटी करें पर बेस्ट करें। ठीक है, 5 वैरायटी में हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है इन कंपैरिजन ऑफ 50 वैरायटी। ठीक है, अब बेटा थर्ड जो हमारा है वो हमारा है स्टैंडर्डाइजेशन। फिर है हमारा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में हमारी 4 टाइप की स्टडी हैं। सबसे पहली हमारी फटीग स्टडी, फिर टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, और मोशन स्टडी। वर्क स्टडी, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या है कि फ्यूल ये कह रहे हैं, टेलर ये कह रहे हैं कि हमें अपने आप से अपने आप कोई भी एम्प्लॉयज रेस्ट इंटरवल नहीं लेगा। वो तो हमें अपने आप डिसाइड करना है कि हमें उसे कितने देर बाद इंटरवल देना है और कितने देर बाद कितने देर का रेस्ट इंटरवल देना, कितने रेस्ट इंटरवल देना।
ठीक है। और टाइम स्टडी में एक हम टारगेट देंगे कि 100 यूनिट इतनी देर में बना लेता है वो, तो वो क्या है, इफिशिएंट वर्कर है। अगर नहीं बनाता पाता तो इनइफिशिएंट वर्कर, ठीक है। मेथड स्टडी, वो स्टडी बहुत सारे मेथड हैं, सबसे बेस्ट वन मेथड कौन सा है हमें चूज करना। मोशन स्टडी, आज हम अपने मोशन मतलब प्रोडक्टिव मूवमेंट, हमारा प्रोडक्टिव मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटा लें। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कितना है उसको हटा लिया जाए, दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी, ठीक है। अब बेटा फोर्थ वन जो हमारी है वो हमारी कौन सी स्टडी है बेटा, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उसको उसके अकॉर्डिंग पैसे देने हैं, उसके काम के अकॉर्डिंग। मैंने 50 यूनिट प्रोड्यूस करने को 10 यूनिट प्रोड्यूस करने को दिए, तो 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो 1 यूनिट का कितना है 50 रुपीज़, ठीक है। 1 यूनिट का कितना है 50, तो 500 हो गया। अगर वो 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो 40 के हिसाब से मिलेगा, ना कि 50 के हिसाब से। अगर वो 12 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो 60 के हिसाब से मिलेगा। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। हर इंसान को हर अकॉर्डिंग जिस टाइप से वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। और लास्ट वन क्या है बेटा, मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारी क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा था अभी, मेंटल रेवोल्यूशन क्या था बेटा, कि मेंटल रेवोल्यूशन में आप लोगों ने ये देखा कि 2 ग्रुप थे, एक मैनेजमेंट का और एक वर्कर्स का। मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। तो बेटा ये आज हमारी रिवीजन क्लास थी, हमने फ्योर के प्रिंसिपल पढ़ लिए, टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, टेलर की टेक्निक्स पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम बिजनेस एनवायरनमेंट, जो चैप्टर 3 है हमारी बुक का, बिजनेस स्टडी की बुक का, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।